हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग हिंदी 10th क्लास स्पर्श बुक का भाग 2 कोर्स बी गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर बड़े भाई साहब करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम इसकी फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है, पहले हम इसका सार करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी हम इसका सार करते हैं। तो चलिए, इसमें जो बड़े भाई साहब हमारा चैप्टर है, इसको जो है लेखक प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इसमें 2 भाई जो कि हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में उनका वृतांत है कि वो किस किस प्रवृत्ति के हैं, किस तरह रहते हैं, और उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो बड़े भाई साहब हैं उनका आयु 14 वर्ष की है, और जो छोटे भाई है जो लेखक है उसकी आयु 9 वर्ष की है। और जो बड़े भाई साहब हैं उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको घर में बड़ा भाई होने की वजह से या बड़ा पुत्र होने की वजह से उनसे ऐसे अपेक्षा की जाती है कि वो बड़े जैसा बिहेव करें, और वो करते भी हैं। और अपने छोटे भाई पर पूरी निगरानी रखते हैं, उसको पूरा ध्यान रखते हैं, और इसके बारे में हम करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले किस तरह से वो अपने भाई के लिए मिसाल कायम करते हैं, और इस चक्कर में वो अपने को बड़ा दिखाने के लिए, एक आदर्श मिसाल कायम करने के लिए वो जो अच्छा आचरण है उसको फॉलो करते हैं। और इस चक्कर में या इसलिए उनका जो बचपना है, जो बच्चे जैसे 14 वर्ष की आयु कोई बड़ी तो नहीं होती। आप लोग 14 वर्ष की आयु में कितना खेलते थे, कूदते थे, है ना। तो 14 वर्ष की आयु में लेकिन उनका जो बचपन है वो एक तरह से बचपना नहीं रहता, और वो बड़े जैसा बिहेव करते हैं। उनका बचपन नष्ट हो जाता है, या बचपन तिरोहित हो जाता है, बचपन ख़त्म हो जाता है ना। तो इसके बारे में हम करेंगे। तो बच्चों, हम इसका सार करने के लिए, आपको इजी रहे और पॉइंट्स में ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, तो हम इसके सार को कुछ पॉइंट्स में कर लेते हैं। तो सबसे पॉइंट है बड़े भाई साहब का परिचय। ठीक है, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो बड़े भाई साहब हैं, तो हम उनका जल्दी से परिचय जान लेते हैं। तो बड़े भाई साहब जो बड़े भाई साहब थे उनकी आयु 14 वर्ष की थी, और लेखक की 9 वर्ष है। लेकिन उनके बीच केवल 3 वर्ष का ही पढ़ाई में जो अंतर है, क्लासेस का जो अंतर है वो 3 वर्ष का है। तो जो बड़े भाई साहब हैं वो बहुत अध्ययनशील हैं, हर वक्त पढ़ते रहते हैं। चाहे उनका मन किताबों में नहीं लग रहा, किसी वक्त ऐसा भी होता है ना कि हमारा मन किताब में नहीं लग रहा, हमारी पढ़ाई का मन नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद भी वो ऐसा नहीं है कि बुक बंद कर दी, मैं थोड़ा घूम आता हूँ, थोड़ा जैसे आप लोग करते हो ना कि चलो फ़ोन कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, चलो घूम के आते हैं, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। नहीं, वो क्या करते थे, हर वक्त पढ़ाई करते थे। बोर हो जाते थे तो कॉपियों के कोनों पर कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाते रहते थे, एक अक्षर को कई कई बार लिखते रहते थे। और इस तरह थोड़ा मन बहलाने के लिए वो सुंदर सुंदर राइटिंग में किसी वर्ड को 10-10 बार लिखना, कई बार बेवजह के जिन वर्डों का कोई मतलब ना हो, जिन शब्दों का कुछ मतलब नहीं होता था, उन शब्दों को भी लिखते रहते थे। तो और छोटे भाई पर भी पूरी निगरानी रखते थे कि वो समय पर पढ़ाई करे और ज़्यादा समय अपना खेल में व्यतीत ना करे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम बच्चे करेंगे कि लेखक का टाइम टेबल बनाना। अब क्या होता है, जब भाई साहब जो होते हैं वो बहुत, लेखक की दोनों की प्रवृत्ति में क्या फ़र्क होता है। जो बड़े भाई साहब थे वो बिल्कुल भी खेल कूद से दूर रहते थे, बिल्कुल नहीं खेलते कूदते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे पढ़ना है। और जो लेखक है उसकी प्रवृत्ति खेल कूद की है, वो हर वक्त खेलने में मस्त रहता है, उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। और वो दौड़कर जो हॉस्टल का रूम बाहर मैदान था उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। उतना कभी कुछ खेलना, कभी दीवार पे चढ़ना, कभी कंकड़ियाँ उछालना, कभी नाव बना के तैराना, तो उसका खेलने में बहुत ज़्यादा मन लगा रहता है। तो और एक दिन वो बहुत ज़्यादा खेल के, और बड़े भाई साहब कभी प्यार से समझाते, कभी गुस्से से समझाते हैं। एक बार वो खेल के आते हैं तो वो बड़े भाई साहब उसको बहुत डांटते हैं कि तुम ये मत समझना कि ये पढ़ाई कोई हंसी खेल है, और तुम्हें इंग्लिश पढ़ना कोई इतना आसान है, अंग्रेज़ी पढ़ना इतना आसान है।
दिन रात सिर खपाओगे तब एक दो शब्द समझ में आते हैं, और तुम्हें इसी तरह खेलना है, इसी तरह अपना समय बर्बाद करना है, तो तुम गांव चले जाओ। यहाँ रहकर अपने हमारे पिताजी का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। इस तरह उसको बहुत अच्छे से बुरी तरह डांटते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, फिर लेखक को बहुत बुरा भी लगता है, वो रोने लगता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है लेखक का टाइम टेबल बनाना। अब वो जब इतनी डांट सुनता है तो वो सोचता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। इसके लिए वो क्या करता है, टाइम टेबल बनाता है। टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट बनाता है, आप लोग भी बनाते हो ना टाइम टेबल, कितना हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कितना फॉलो करते हो, नहीं कर पाते हैं ना। तो ऐसे ही लेखक था, उसने टाइम टेबल बनाया, मैं 6 बजे उठूँगा, 6 से 8 बजे तक 6 से 8 बजे तक मैथ करूँगा, 8 से 9 बजे तक इंग्लिश पढ़ूँगा, 9 से 9:30 हिस्ट्री पढ़ूँगा, फिर लंच करके अपना स्कूल चला जाऊँगा, 3:30 आऊँगा, फिर आते ही मैं भूगोल पढ़ूँगा, और फिर उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करूँगा, फिर ट्रांसलेशन करूँगा, और हिंदी पढ़ना है, ये पढ़ना है। वो इतना स्ट्रिक्ट, आते ही 1 मिनट खेलने के लिए उसके टाइम टेबल में बिल्कुल जगह नहीं थी। और वो रात 11 बजे तक का अपना एकदम सिर्फ खाना, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं, इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाता है। लेकिन वो टाइम टेबल उसका 2 दिन भी नहीं चल पाता। जो बच्चा इतना खेलता हो, वो कैसे, जिसमें बिल्कुल भी खेलने के लिए उसने टाइम नहीं रखा, वो टाइम टेबल बताओ कैसे फॉलो करोगे, है ना, करेगा। तो वो 2 दिन भी टाइम टेबल नहीं चल पाता, और वो खेलने के लिए फिर मैदान में दौड़ जाता है। अब बच्चे हम इसका करेंगे, थर्ड पॉइंट है भाई साहब का फेल हो जाना। अब क्या हुआ, ऐसे चलता रहता है, फाइनल एग्ज़ाम आ गए, और फिर उसका रिज़ल्ट आया, तो क्या हुआ, बड़े भाई साहब फेल हो गए, और जो लेखक है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। अब तो बड़े भाई साहब बहुत उदास हो गए, ठीक है, अब उदास हो गए। लेखक भी कहना चाहता था कि आप तो इतना पढ़ते थे लेकिन कैसे फेल हो गए, लेकिन वो उनको उदास देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती, वो एकदम चुप रहता है, और अपना वो सोचता है मैं तो पास हो गया। वो कहना भी चाहता है भाई साहब से, लेकिन फिर वो चुप रहता है। लेकिन फिर एक दिन भाई साहब, फिर उसका खेलने का वही रवैया, तो फिर क्या हुआ, एक दिन भाई साहब को बहुत गुस्सा आया, देख रहे हैं वो बहुत खेल रहा है, फिर खेल रहा है, पास क्या हो गया, खेलना ही फिर शुरू, बिल्कुल सिंसियर नहीं है। तो एक दिन भाई साहब उस पर बहुत गुस्सा हुए, उस पर फट पड़े। कैसे गुस्सा हुए कि भाई तुम हर वक्त खेलते रहते, तुम पास क्या हो गए, तुम तो बहुत ही खेलने में लगे हुए हो, तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को, तुम्हें तो बहुत घमंड हो गया है, पास हो गए हो तो, है ना। और उसको उदाहरण देते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, और तुम क्या चीज़ हो, है ना। मैं फेल हो गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पास हो गए हो कि तुम अब पढ़ाई करोगे नहीं, या मैं तुमको कुछ कहूँगा नहीं। और इस तरह वो उसको खूब अच्छे से पढ़ाई के लिए कहते हैं, और उसको अच्छे से डांटते हैं। और फिर उसको इतना कहने के बाद फिर भाई साहब कहते हैं अभी तुम बड़ी क्लास में आओगे तब देखना, बड़ी क्लास में, मेरी क्लास में आओगे, पता है कितना मुश्किल ज्योमेट्री होता है, कितना मुश्किल इतिहास होता है, और वो इतनी बड़ी क्लास का, नेक्स्ट क्लास का इतना मुश्किल उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, उसका चित्र, उसका जो डरावना चित्र प्रस्तुत करते हैं, वो डर जाता है, वाकई बहुत ही मुश्किल है कि तुम कैसे करोगे, पता है कितने राजाओं के तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे, कितनी मुश्किल ज्योमेट्री है, अलजेब्रा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। इतना उसको अगली नेक्स्ट क्लास की, अपनी क्लास की इतनी मुश्किलें गिनाते हैं कि अभी तुम पास हो गए, लेकिन अगली जब क्लास में आओगे, बड़ी क्लास में पढ़ाई करना, दांतों तले पसीना आ जाता है ना। उसको इतना समझाते हैं, और नेक्स्ट क्लास की जो मुश्किलें हैं पढ़ाई की, वो उसको गिनवा के थोड़ा उसे डराना चाहते हैं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दे पाओ। फिर क्या होता है, उसको कहते हैं फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर के जो अगले साल होता है, फिर बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। अब क्या होता है, भाई साहब तो अपना पढ़ते रहते थे, उसका वही होता था, कुछ पढ़ लिया, डांट पड़ी तो नहीं, फिर खेलने चला गया। अब दोबारा परीक्षा हुई,
अब दोबारा परीक्षा में पता है क्या हुआ, भाई साहब फिर फेल हो गए, और जो लेखक है वो अपनी क्लास में फिर फर्स्ट आया, वो पास हो गया अच्छे से। अब की बार भाई साहब जो थे बहुत चुप हो गए। उन्होंने उसको थोड़ा इस बार का कि जो भाई साहब फेल हुए इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका ये प्रभाव पड़ा कि जो भाई साहब थे वो उसको अब डांटना कम कर दिया था भाई साहब ने, है ना। और उसने भी जो लेखक है उसने भी भाई साहब से डरना थोड़ा बंद कर दिया। वो थोड़ा घमंडी हो गया था। लेखक को लगने लगा कि मैं तो देखो पढ़ता भी नहीं हूँ इतना और तब भी पास हो जाता हूँ, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, या मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना, थोड़ा सा पढ़ता हूँ और पास हो जाता हूँ। अब भाई साहब ने उसको थोड़ा रोकना टोकना बंद कर दिया, तो वो और ज़्यादा खेलने पे और ज़्यादा समय व्यतीत करने लगा और समय ख़राब करने लगा। ठीक है, कि उसे ऐसा लगने लगा कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पास तो मुझे हो ही जाना है। ठीक है, तो इसी तरह चल रहा था। भाई साहब ने भी उसको थोड़ा रोकना कम कर दिया था। कभी गुस्सा भी आता लेकिन वो पेशेंस रखते थे, है ना, धैर्य रखते थे। तो अब क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, है ना। पॉइंट वाइज करने से बेटा इस ये है फिर ये है ये है, आपको सार अच्छे से होगा तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे, एमसीक्यू कर पाओगे, डिटेल्ड क्वेश्चन भी, सार अच्छे से है, डिटेल्ड क्वेश्चन भी आप अच्छे से लिख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, सार क्या है, लास्ट में क्या होता है कि जब भाई साहब एक बार बाजार से आ रहे होते हैं तो पतंग लूटते हुए लेखक को पकड़ना और उसको तर्क वितर्क से समझाना। ठीक है, तर्क देना उसको। तो इसमें क्या होता है, एक बार भाई साहब मार्केट गए हुए थे और वो जो लेखक है वो लंबा सा डंडा लेके, उसे नया नया शौक क्या लगा, खेलने का, पतंगबाजी का। उसको लेखक इस चैप्टर में कनकौए भी कहते हैं, कनकौए उड़ाना। तो उसका शौक लगा, वो डंडा लेके बेहताशा भागा जा रहा है पतंग लूटने के लिए। उसे पता ही नहीं कि मैं किधर दौड़ रहा हूँ, कुछ और दूसरे बच्चों के साथ वो दौड़ा जा रहा है, उसे पता ही नहीं किससे मैं टकरा रहा हूँ। इतने में भाई साहब मार्केट से आ रहे थे, वो टकरा जाते हैं, वो उनको देख के एकदम सहम जाता है। तो भाई साहब उसको क्या कहते हैं, भाई साहब उसको समझाते हैं कि ये तुम क्या आवारा बच्चों के साथ कनकौए उड़ाते पतंगबाजी करते फिर रहे हो, है ना, तुम्हें कुछ होश है, तुम कौन सी क्लास में हो, तुम 8वीं क्लास में हो और तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि मैं फेल हो गया हूँ तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, है ना। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, मैं तुमसे बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा रहूँगा, है ना। तो किताबी जो ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, यही सब कुछ नहीं होता। बड़ा होना भी या जीवन की समझ होना बहुत आवश्यक है, अनुभव होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वो उदाहरण दे के कैसे कहते हैं कि जैसे हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन घर का जो खर्चा है, कैसे घर चलना है, वो सब उनका कौन संभालता है, बूढ़ी उनकी माताजी संभालती हैं। ऐसे ही हमारे मम्मी जो पिताजी हैं, मम्मी पापा हैं, है ना, गांव में रहते हैं, वो कम से कम खर्चे में किस तरह खर्चा चलाना है, कोई विपत्ति आने पर किस तरह उसको हल ढूंढना है, ये हम लोगों से ज़्यादा उन्हें पता है। ठीक है, चीज़ों को वो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो ये हमें किताबों की ज्ञान के अलावा जो हम पास हो जाते हैं, इसके अलावा जीवन के अनुभव का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उसको समझाते हैं कि तुम्हारे पास होने से कुछ नहीं है, मैं बड़ा हूँ, हमेशा बड़ा रहूँगा, मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है, जीवन का ज़्यादा अनुभव है। और हो सकता है उसको, लेखक को ये भी बोलते हैं कि हो सकता है अगले साल तुम फिर पास हो जाओ और मैं फिर फेल हो जाऊँ, है ना, तुम मेरी क्लास में आ जाओ। और हो सकता है अगले साल तुम फिर पास हो जाओ, मैं फेल हो जाऊँ, तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें डांटने का हक मुझे नहीं है, मैं तुमसे हमेशा बड़ा रहूँगा और हमेशा तुमको समझाता रहूँगा और हमेशा डांटता रहूँगा गलत बातों के लिए। ठीक है, तो यह सब सुनकर जो लेखक है अब तक उनके उपदेशों को उपदेश ही समझता था, उनसे बचता रहता था, गुस्सा उनका आया तो झेल लिया और फिर खेलने निकल गया। इन सब बातें जो अब तक होती थी,
लेकिन इस बार लेखक ने क्या किया, वो उनके आगे श्रद्धा से झुक गया, मतलब है ना, उसे उसकी बातें बहुत अच्छे से समझ आई भाई साहब की, और वो श्रद्धा से भर जाता है, उनके आगे नतमस्तक हो जाता है ना। और जो वो समझ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में कहीं से एक पतंग उड़ती हुई आती है, भाई साहब जो उचक के पतंग पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पकड़ के अपना हॉस्टल के कमरे की ओर दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा उन दोनों के बीच भाई साहब और उसके लेखक का जो भी वृतांत इस लेसन में था हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेमचंद जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर डिक्टेट करेंगे फटाफट। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर की। ओके।